हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जॉन ड्राइडन की, जो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले राइट माने जाते हैं। जॉन ड्राइडन जिनका बर्थ हुआ था 1631 में और डेथ हुई थी 1700 में। इसी के साथ रेस्टोरेशन ख़त्म हो गया था। जो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड है वो इसी के साथ ख़त्म हो गया था। A great playwright, exceptional poet and fine translator, solid critic and an excellent satirist. सॉलिड क्रिटिक, इनको जो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म है उसका फाउंडर भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पूरा डिटेल में किसी को क्रिटिसाइज करना, एनालाइज करना जॉन ड्राइडन ने ही अपने वर्क ड्रामेटिक पोइजी में बताया था। जॉन ड्राइडन वो मैनी हेट्स ड्यूरिंग his living. He was a legendary figure of the 17th century who ranks among the greatest English poets such as John Donne, John Milton, and the greatest playwrights such as William Shakespeare and Ben Jonson. As far as prose, literary criticism, and translation are concerned, he had no peers who matched his capability and competence. मतलब इन्होंने ड्रामा भी लिखा, इन्होंने सटायर भी लिखा, ट्रांसलेशन भी किया, पोइट भी थे, ये प्ले राइट भी थे, तो हर फील्ड में इन्होंने वर्क किया था। Dryden is credited with writing the greatest heroic play of the country, The Conquest of Granada. The greatest tragicomedy, कॉमेडी भी लिखी, ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी। ग्रेटेस्ट ट्रेजिक कॉमेडी मैरिज अ ला मोड, द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ द रेस्टोरेशन ऑल फॉर लव, द ग्रेटेस्ट कॉमिक ट्रेजिडी डॉन सेबेस्टियन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडीज एम्फिट्रियन। तो इन्होंने सारे टाइप के वर्क लिखे। हिज राइटिंग स्टाइल वाज यूनिक, मोस्टली एम्प्लॉइंग द डेली पैटर्न एंड रिदम्स used in everyday speech. His works so much so dominated the Restoration period that the phrase is proudly remembered in the literary circle एज ऑफ ड्राइडन। तो इस एज को, इनका वर्क इतना मतलब पॉपुलर था या इतने फेमस थे ये, कि इस एज को एक तरह से एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड को। ड्राइडन वॉज बोर्न टू अ प्योरिटन फैमिली इन नॉर्थम्पटनशायर. The childhood of John Dryden was spent at Tinchmarsh, where his parents resided after their marriage. His boyhood passed at Westminster, to which he was admitted to a scholarship. At Westminster, he wrote an elegy commemorating the memory of a school fellow, Lord Hastings, and translated the third satire of Perseus as a school task. He joined Trinity College, Cambridge in 1654. He graduated in 1654 but did not obtain a fellowship. About 1657 he went to London as clerk to the Chamberlain of Cromwell. तो अब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं कि इनका लिटरेरी करियर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा। इन 1658 ऑन द डेथ ऑफ लॉर्ड प्रोटेक्टर क्रोमवेल ही पेंड अ पोएम हेरोइक स्टेंजा। इन्होंने एक पोएम लिखी थी जो क्रोमवेल को डेडिकेट की थी। उस टाइम जो इंटररेगनम पीरियड था या कॉमनवेल्थ पीरियड था, जब क्रोमवेल का रूल चल रहा था, तो उन्हीं की प्रेज में उनकी डेथ पे लिखी थी उन्होंने हेरोइक स्टेंजा, और क्रोमवेल को ट्रिब्यूट किया था। द कंटेंट ऑफ द पोएम वाज क्योशली रिटन विद प्रूडेंट इमोशनल प्रेजेंटेशन। तो इसके 2 साल बाद में मोनार्की आ गई थी, चार्ल्स सेकंड आ गए थे। तो एक तरह से पहले तो ये क्रोमवेल के सपोर्ट में थे, बाद में ये मोनार्की की सपोर्ट में आ गए थे। तो फिर उन्होंने एस्टिया रिडेक्स लिखा था, विच वाज एन ऑथेंटिक रॉयलिस्टिक पैनेजरिक। पैनेजरिक क्या होता है, मतलब किसी की प्रेज में कोई स्पीच होता है या फिर कोई रिटन टेक्स्ट होता है। जैसे किंग ये चार्ल्स सेकंड थे, तो इनकी प्रेज में इन्होंने टेक्स्ट लिखा था। ही पोर्ट्रेड अ रॉयल इमेज ऑफ चार्ल्स सेकंड एज द रिस्टोरर ऑफ पीस एंड ऑर्डर. The establishment of the monarchy coincided with his establishment as the leading poet and critic of the time. He rendered his complete support, loyalty, and commitment to the new government, which was visible with the publication of his works to his sacred majesty. तो एक तरह से ये किंग और जो गवर्नमेंट थी उस टाइम उसी को पॉपुलराइज करने में लगे थे, चापलूसी करने में लगे थे, और काफ़ी वर्क लिखते थे राजा को खुश करने के लिए कि हाँ भी इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है। तो टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी ए पैनेजेरिक ऑन हिज कोरोनेशन, तो जब उनका कोरोनेशन हुआ, उनको राजा बनाया गया, तब उन्होंने लिखा था। और पैनेजेरिक तो एक प्रेज होता है, किसी की प्रेज में कुछ टेक्स्ट लिखना या बोलना, मतलब ये स्पीच। और दूसरा है टू माई लॉर्ड चांसलर, बोथ रिलीज्ड इन 1662. इट वॉज वाई लुकिंग टू कोर्ट अ पैट्रोन दैट ही स्टार्टेड टू मेक अ लिविंग बाई राइटिंग फॉर पब्लिशर्स एंड द जनरल पब्लिक इंस्टीड ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स एंड द रॉयल्टीज। बाद में इन्होंने जनरल पब्लिक के लिए लिखना शुरू कर दिया था, एरिस्टोक्रेट्स या रॉयल्टी के लिए नहीं लिखते थे। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स दैट सेलिब्रेटेड पब्लिक इवेंट्स. In 1662 he was elected
an early fellow of the Royal Society. However, the membership was withdrawn 4 years later due to non-payment of the dues. तो बाद में 4 साल के बाद membership विदड्रॉ हो गई थी क्योंकि उनको इसका पेमेंट नहीं मिला था. विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चार्ल्स सेकंड एज द लीडर सोसाइटी विटनेस्ड एन अपसर्ज इन द डिमांड फॉर इंटरटेनमेंट एंड शोबिज. तो क्रोमवेल ने तो सब कुछ थिएटर वगैरह बंद करवा दिए थे, डार्क कलर के कपड़े बंद करवा दिए थे, कोई भी इंटरटेनमेंट टास्क नहीं होते थे. तो इसी से वो जो जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी. तो बाद में जब मोनार्की आई, चार्ल्स सेकंड आए, तो फिर से थिएटर्स खुल गए और जो प्यूटन बैन था वो हट गया. He soon found himself busy writing scripts and plays for theatre. His first stint at the same was the theatrical comedy of humors, A Wild Gallant. The play was not much successful and did nothing to up his reputation. Following the unsuccessful debut venture in 1664, he came up with two more plays, The Rival Ladies and The Indian Queen. Both the plays had the same fate as their predecessor and were not मेजर हिट्स. मतलब पहले ये वाइल्ड गैलेंट आया, ये भी सक्सेसफुल नहीं था. बाद में द राइवल लेडीज और द इंडियन क्वीन, ये भी सक्सेसफुल वर्क नहीं थे. मीन वाइल अ प्लेग इरप्टेड इन लंदन ड्यू टू विच द किंग्स कोर्ट रीलोकेटेड टू ऑक्सफोर्ड. पहले कहीं और थी, फिर प्लेग की वजह से ऑक्सफोर्ड में आ गया इनका कोर्ट था किंग सेकंड चार्ल्स सेकंड का. द चेंज ऑफ प्लेस टर्न प्रॉफिटेबल फॉर हिज बडिंग प्ले राइट हु केम अप विद न्यू टेक्स्ट वेंचर अ हेरोइक ड्रामा बाय द टाइटल. पहले इंडियन क्वीन था, अब इंडियन एम्परर आ गया इन 1665. द प्ले वाज रिसीव्ड वेल बाय ऑडियंस. तो क्वीन था वो तो सक्सेसफुल नहीं था, इंडियन एम्परर है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा. इंस्पायर्ड बाय द ट्रेजिडीज ऑफ द ईयर 1616, ये 16 जो 66 है उसमें दो, एक तो डच वॉर हुआ था, द नवल वॉर, और एक ग्रेट फायर ऑफ लंदन था. तो इन्हीं के ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा था, एनएस मिराबिलस इन 1667. मतलब एक तरह चमत्कार ईयर जो, और वो इसीलिए बोला गया क्योंकि एक तो डच वॉर हुआ उसमें ये जीत गए, और ग्रेट फायर ऑफ लंदन, दो ख़राब चीज़ें होने के बाद भी इंग्लैंड को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा. मतलब बहुत कम नुकसान में ही ये बाहर निकल गए थे. तो इसीलिए एनस मिराबिलस नाम से इन्होंने एक वर्क लिखा. द पोम वाज ग्रैंडली रिसीव्ड एंड सिक्योर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ पोएट लॉरिएट इन 1668. Historiographer Royal in 1617. Same year he was conferred with an MA by the Archbishop of Canterbury. He did not let go of his essay writing as well, and in 1668 came up with his first major critical work, Essay of Dramatic Poesy. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, क्रिटिसिज्म का पार्ट है ये, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. Annus Mirabilis in 1667, the basis for his reputation as the father of English literary criticism. तो इसी वर्क की वजह से इनको एक तरह से इंग्लिश में द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म माना जाता है. ड्राइडन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1670. ड्राइडन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट एंड हिज ऑफिस ही हेल्ड फॉर 18 ईयर्स. तो इन्होंने 18 ईयर्स तक पोएट लॉरिएट की पोजीशन पर ये रहे. उसके बाद जो इनके राइवल थे थॉमस शेडवेल, जिनको इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, ये चले गए और वो इनकी जगह पे पोएट लॉरिएट बन गए, इनको रिप्लेस कर दिया था. Beginning 1617, he came up with the two parts, The Conquest of Granada and the comedy Mary's a la Mode. Equally fine in different mode was his tragedy. ये भी इनका काफ़ी फेमस है, All for Love, और इसका सब टाइटल है The World Well Lost. The World Well Lost, ये इसका सब टाइटल है. बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड रिटन इन अ फॉलोइंग बट कंट्रोल्ड ब्लैंक वर्स. ही हैड अर्लियर अडेप्टेड द टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का प्ले है 1667, एंड लेटर ही रीवर्क्ड येट अनदर शेक्सपियर प्ले ट्रोइलस एंड क्रिसिडा. ट्रोइलस एंड क्रिसिडा चौसर का भी वर्क है. In 1674, he wrote a tribute for Milton in the form of a musical adaptation of the latter's Paradise Lost entitled The State of Innocence, और ये वर्क अनपरफॉर्म रहा था. In 1676 इन्होंने फिर एक वर्क लिखा, औरंगजेब प्ले था, which had a prologue that denounced the use of rhyme in serious drama. तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सीरियस ड्रामा में राइम नहीं होनी चाहिए. In 1681 he came out with a political satire. इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट 3-4 सटायर लिखे हैं. मनमाउथ एंड
साफ्ट्सबरी पे, एब्सलोम एंड एचिथोपेल, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। डेस्पाइट बीइंग हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट सटायरिकल राइटिंग, इट वेंट ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट इंग्लिश सटायर ऑफ ऑल टाइम। तो फर्स्ट था इनका अटेम्प्ट, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ये। सिंस द वर्क फेवर्ड चार्ल्स सेकंड एंड अटैक द विग्स, तो चार्ल्स सेकंड थे वो टोरी पार्टी से थे। इंग्लैंड में उस टाइम दो पार्टी हो गई थी ना, टोरी और विग्स। तो जो मोनार्की थी वो उसकी सपोर्ट में टोरी थे चार्ल्स सेकंड, और जो दूसरी थी विग्स थी, तो इन्होंने विग्स पे अटैक किया। इट ड्रू सपोर्ट फ्रॉम द रॉयलिस्ट एंड द एरिस्टोक्रेटिक एज वेल। ये तो ऑब्वियसली होना ही था कि जब एरिस्टोक्रेट को ये सपोर्ट करेंगे तो फिर वो इनके सपोर्ट में आएंगे, उनको प्रेज करेंगे। फॉलोइंग ईयर ही केम अप विद द सीक्वल ऑफ हिज फर्स्ट सटायरिकल वर्क, दिस टाइम इन कोलैबोरेशन विद नाहम टेट, सेकेंड पार्ट ऑफ एब्सलम एंड एचिथोपेल। सेम ईयर ही अटैक्ड साफ्ट्सबरी। ये जो नाहम टेट है, इन्होंने शेक्सपियर का वर्क है किंग लियर की हैप्पी एंडिंग की है इन्होंने फिर से लिखा। और उस जो शेक्सपियर की किंग लियर में तो एंडिंग थी तो सब मर जाते हैं, इन्होंने उनकी हैप्पी एंडिंग की, रीराइट किया उस वर्क को। ही अटैक्ड साफ्ट्सब्यूरी सपोर्टर्स विद हिज वर्क एंड टाइटल द मेडल। ये एक इनका और सटायरिकल वर्क आया था इसके बाद में। ड्राइडन पब्लिश्ड The Medal in 1682, a work full of unsparing invective against the Whigs, prefaced by a vigorous and plain-spoken prose epistle to the Whigs. In the same year, anonymously and apparently without Dryden's authority, ये जो मैकफ्लोकोन है ये लिखा तो पहले गया था, 4 ईयर हो गए थे इसको लिखे हुए अर्लियर, बट बिना एनोनिमसली लिखा गया था और विदाउट ड्राइडन की अथॉरिटी के लिखा गया था। What triggered his devastating attack on the Whig playwright Thomas Shadwell, इसमें थॉमस शैडवेल को अटैक किया है इन्होंने, has never been satisfactorily explained. All that can be said is that in MacFlacon, Shadwell's ability as a literary artist and critic are ridiculed, and with such good-humored contempt that his reputation has suffered ever since. तो इसमें मैकफ्लोकन में जो थॉमस शैडवेल थे, इनके राइवलरी राइटर थे, इनकी जो लिटरेरी स्टाइल है या जो लिटरेरी आर्टिस्ट है, उन्होंने बोला था कि ये लो लेवल के हैं, इनमें ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं। Alongside historical work, he built his interest in theology and came with his first venture in the genre titled Religo Laici. Translated as a layman's faith, the work argued Christianity over deism. His later works include the poem Threnodiia Augustalis to the pious memory of Mrs. Anne Killigrove and a song for St. Cecilia's Day. The revolution of 1688 resulted in ascendance of William III to the throne. Following this turn of events, he faced a major downfall as he was not only deprived of his laureateship but replaced by his old enemy Shadwell. तो यहाँ पे इनको पोएट लॉरिएट की पोजीशन से हटा दिया गया था और थॉमस शैडवेल को बना दिया गया था पोएट लॉरिएट। ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ही सर्वाइव्ड ए लिविंग बाय ट्रांसलेटिंग द वर्क्स ऑफ, लास्ट करियर में इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया, होमर, जोएनाइल, ओविड, ल्यूक्रीटियस और थियोक्रेटिस, इनके वर्क को ट्रांसलेट किया। His most ambitious project as a translator was released in 1697 under the title The Works of Virgil, and in 1700 as Fable, Ancient and Modern. ये काफ़ी दो इनके इम्पोर्टेंट वर्क माने जाते हैं, और ये 1700 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ऑल ओवर वर्क इनके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।